क्या होगा आप एक लंबे अंधेरे टनल में फंस जाओ और वहाँ एक जोरदार धमाका हो। ये कहानी नॉर्वे की पहाड़ी क्षेत्रों में बने लंबे टनलों से जुड़ी असली घटनाओं और वहाँ होने वाले हादसों की संभावनाओं से प्रेरित है। नॉर्वे में 1000 से अधिक लंबे टनल हैं, जो अक्सर लोगों की जान ले लेती है। इस फिल्म की कहानी इन्हीं खतरों पर बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की एलिस से, जो अपनी माँ के कब्र पर बैठी अपने पिता को कोस रही थी। उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता को उसकी परवाह नहीं है। वो न ही उसके साथ टाइम बिताते हैं और न ही बात करते हैं। उसे लग रहा था कि उसके पिता ने अपनी अलग फैमिली बना ली हो। उसके पिता स्टीन नॉर्वे के टनल रेस्क्यू टीम का लीडर है, इसलिए वो ज्यादातर घर से बाहर रहता है। पर वो अपनी बेटी और गुजरी हुई पत्नी को बहुत प्यार करता है। बस उसे याद कर एलिस को दुखी नहीं करना चाहता, जो बात एलिस नहीं जानती है। आगे स्टीन जब अपने काम पर था, तब एक तेज रफ्तार गाड़ी उनसे आगे निकलती है, जिसे लेकर उनकी टीम चिंता करते हैं। दरअसल ये शुरुआती सर्दियों का मौसम था। बर्फबारी की वजह से सड़कें जाम होने लगी थी। कुछ दिनों में क्रिसमस आने वाला था, इसलिए लोग अपने परिवार के पास जाने के लिए ट्रैवल कर रहे थे। इसलिए स्टीन अपने टीम के साथ ट्रैफिक मेंटेन करके चल रहा था। आगे जाने पर उन्हें वही गाड़ी फंसी मिलती है जो उन्हें क्रॉस करके गया था। उस गाड़ी में एक आदमी जेन और उसका बच्चा था, जो स्टीन से मदद मांगते हैं, जिससे स्टीन उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मैं इसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, पर मैं एक टो ट्रक बुला देता हूँ। और वो ये कहकर आगे वाले टनल तक पहुँचता है, जहाँ उनकी टीम बर्फ हटाने का काम कर रही थी। उसी रास्ते में एक फ्यूल से भरा गाड़ी एक होटल के पास खड़ा था, जहाँ एक कलरफुल बालों वाला लड़का लिफ्ट मांगता है, पर गाड़ी में जगह न होने के कारण ड्राइवर लिफ्ट देने से मना कर देता है। इधर स्टीन घर जाने के लिए अपने टनल का पूरा काम निपटाता है और वहाँ से निकलकर अपने घर आता है। घर पर उसकी बेटी नहीं थी, इसलिए उसके लिए एक मैसेज छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। वहाँ उसे उसकी गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि उसकी बेटी यहाँ पहले से उसका इंतजार कर रही है। आगे वो अपनी बेटी से मिलकर कहता है कि वो इस बार की क्रिसमस तीनों मिलकर मनाएंगे। ये सुनते ही एलिस अपने पिता से कहती है कि आप बड़ी जल्दी माँ को भूल गए। आप मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, पर यहाँ आ सकते हैं। उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड इग्रिड को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और फिर वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। वो अपने पिता से इतना नाराज थी कि उनके साथ क्रिसमस भी नहीं मनाना चाहती और उन्हें बिना बताए अपनी दादी के घर जाने के लिए एक बस पकड़ती है। स्टीन की पत्नी को गुजरे 3 साल हो गए हैं, फिर भी एलिस अपनी माँ को याद करके बहुत परेशान रहती है। इसलिए स्टीन उसे एक नई माँ देना चाहता है, ताकि वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़े। इधर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जो क्रिसमस मनाने अपने घर जा रहे थे। उनकी 2 8-10 साल की बेटियां भी थी। वो काफी खुश लग रहे थे। यहाँ हर कोई अपने फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने के लिए ट्रैवल कर रहा था। एलिस को भी बस में अपना एक दोस्त राफा मिल जाता है, जो अपनी नई फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने जा रहा था। आगे जाने के लिए सभी की गाड़ी एक लंबे टनल में घुसती है। उसी टनल में उनके अपोजिट साइड से वही फ्यूल वाला गाड़ी आ रहा था, जिसे होटल के पास देखे थे। उस गाड़ी का ड्राइवर थोड़ा बूढ़ा था, इसलिए उसे देखने में परेशानी हो रही थी। वो जैसे तैसे करके टनल पार कर रहा था। तभी उसके गाड़ी के सामने एक पॉलीथीन उड़कर आता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और उसकी गाड़ी भयंकर तरीके से टकराते टकराते रुक जाती है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आया था, पर उसकी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ था और वो बंद पड़ गई थी। बाकी आने जाने वालों की गाड़ी वहाँ जाम होने लगी, क्योंकि लोग दोनों ओर से टनल के अंदर आ रहे थे। पीछे वाली एक किचन गाड़ी आगे जाने की कोशिश भी करती है, पर वो बीच में ही फंस जाती है। इस तरह वहाँ भीड़ बढ़ती गई। आगे वो ड्राइवर जिसका एक्सीडेंट हुआ था, मेडिकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है और अपने हालात के बारे में बताता है कि यहाँ सड़क जाम हो गई है, उन्हें जल्द से जल्द मदद चाहिए। और फिर ये खबर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास पहुँचती है, जहाँ की एक एम्प्लॉई एड्रिया दोबारा उस ड्राइवर के पास कॉल करती है, ये जानने के लिए कि वो टनल में कितने अंदर हैं, क्योंकि टनल की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है और रेस्क्यू टीम भेजने के लिए ये जानना जरूरी था। पर ड्राइवर को भी नहीं पता कि वो कितने अंदर है। ये सब समझने के बाद एड्रिया टनल को लॉक कर देती है, लेकिन तब तक काफी लोग अंदर जा चुके थे। एड्रिया सीसीटीवी कैमरा देखकर ये जानने की कोशिश करती है कि वो टनल में कितने किलोमीटर अंदर गए होंगे और फिर रेस्क्यू टीम को
खबर करती है, जो केवल टनल के एक साइड को संभाल सकते हैं। एड्रिया को डर था कि कहीं वहाँ आग न लगे। हालांकि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी वो टनल के दूसरे साइड को संभालने के लिए स्टीन के टीम को खबर करती है। स्टीन उस समय छुट्टी पे था, इसलिए एड्रिया की बात ईवर से होती है, जो अपना शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा था। एड्रिया उसे समझाती है कि वहाँ आग तो नहीं लगी है, पर हमें अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। ये सुनते ही ईवर उनके टीम के जितने भी छुट्टी पे थे उन्हें खबर करता है, जिसमें से स्टीन भी था। आगे स्टीन की पूरी टीम तैयारी के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर टनल के अंदर गाड़ियों की जाम लगी थी। कोई भी अपना रास्ता बदल के टनल से बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि सबको अपने अपने घर जाना है। इसलिए काफी लोग गाड़ी से उतरकर ये देखने लगे थे कि आखिर क्या हो रहा है। पीछे वालों को तो ये भी नहीं पता कि आखिर यहाँ गाड़ियाँ रुकी क्यों है। उनमें से एलिस और राफा भी थे। ये दोनों भी बाहर निकलकर देखने लगे। तब इन्हें समझ आता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है। वो बस में थे और पैदल निकल भी नहीं सकते। टनल बहुत लंबी है। वहीं कुछ लोग ट्रक एक्सीडेंट का वीडियो भी बना रहे थे, जिसे ट्रक ड्राइवर रोकने की कोशिश करता है। आगे वो दोबारा अपने ट्रक को चेक करता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी वो देखता है कि ट्रक से फ्यूल लीकेज हो रहा है। वो कुछ समझ पाता कि इससे पहले आग पकड़ लेती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। उसके आसपास जितने भी गाड़ी और लोग थे सब झुलसकर खत्म हो गए। बाकी बचे लोग इधर उधर भागने लगे। धीरे धीरे टनल धुएं से भरने लगा। लोग अपने आप को बचाने के लिए गाड़ियों पर बैठने लगे। एलिस और राफा भी दौड़कर बस पर बैठ गए। वहीं जिस फैमिली को हमने रोड पर देखा था, जिसकी 2 बेटियां थी, उनकी गाड़ी और पीछे थी। वो लोगों को भागता देख अपनी गाड़ी पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक जलती हुई गाड़ी उनकी ओर आती है और फिर धीरे धीरे वहाँ भी धुआं भर जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन्हें गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। और ये आग लगने वाली बात जल्द ही एड्रिया तक पहुँचती है और वो जल्द से जल्द एयर एम्बुलेंस की मदद लेती है। तभी उसे ये भी पता चलता है कि जितने भी उसने रेस्क्यू टीम भेजे हैं, वो धुएं की वजह से टनल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए वो टनल के अंदर लगे फैन को चालू करती है ताकि धुआं जल्द से जल्द बाहर निकले। वहीं स्टीन की गर्लफ्रेंड इग्रिड वायरल हो रही टनल के भगदड़ को मोबाइल पर देखती है और फिर तुरंत स्टीन के पास कॉल करती है, जहां स्टीन उसे बताता है कि वो टनल के बाहर हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो अपनी बेटी एलिस का ध्यान रखने को कहता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी टनल के अंदर है। टनल से इतना धुआं निकल रहा था कि उसके अंदर जाना मुश्किल है। कुछ लोग टनल से भागकर बाहर निकल रहे थे। ये वो लोग थे जो बाहर के रास्ते से काफी करीब थे और जो बहुत अंदर थे उनका निकलना मुश्किल है। स्टीन और ईवर अपना सेफ्टी सूट पहनकर हिम्मत दिखाते हुए टनल पर घुसते हैं। इधर एलिस के साथ जितने भी बस पर बैठे थे, धुएं की वजह से उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और वो फैमिली जिनकी 2 बेटियां हैं, अंधेरे टनल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन बच्चों के पिता को एक गाड़ी अंधेरे में रौंद कर निकल जाती है, जिससे उनका परिवार अलग अलग हो जाता है। बेचारी दोनों बच्चियां अपनी माँ को आवाज लगाते हुए एक जगह खड़ी थी। वहीं एड्रिया के पास टनल में फंसे लोगों के कॉल आ रहे थे। एड्रिया उनके तकलीफों को महसूस कर सकती है, पर कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर स्टीन और ईवर जो मदद के लिए टनल के अंदर घुसे थे, धुएं की वजह से उनकी हालत भी खराब होने लगी। ईवर ने तो हाथ खड़ा कर दिया कि वो आगे अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए दोनों बाहर निकल आते हैं। टनल के अंदर जिस बस पर एलिस थी, उसी बस पर एक आदमी आता है जो बुरी तरह से जल गया था। उसे देखकर वहाँ के यात्री बहुत डर जाते हैं। एक तो पहले से उनकी हालत धुएं की वजह से खराब थी। अब वो सोचने लगे हैं कि यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। तब एलिस उन्हें समझाती है कि मैं इस जगह को थोड़ी बहुत जानती हूँ। मेरे पिता यहाँ काम करते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर में एक टेक्निकल रूम है, वहाँ हम मदद आने तक रुक सकते हैं। और ये बोलकर वो सभी को उसी रूम में ले जाती है। वहाँ भी धीरे धीरे धुआं भरने लगा था, पर बाहर से बेहतर ही था। आगे हमें उस होटल को दिखाया जाता है जहाँ वो फ्यूल से भरा गाड़ी पहले खड़ा था। उसी होटल पर वो कलरफुल बालों वाला लड़का था जिसने ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी थी। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि लिफ्ट ना मिलने की वजह से उसकी जान बच गई। वो वहाँ बैठे उस भयंकर न्यूज को देख रहा था जहाँ लोग टनल के अंदर मौत से जूझ रहे थे। उस होटल में जेन भी अपने बच्चे के साथ था, जिसकी गाड़ी कहानी की शुरुआत में फंसी थी। देर होने के कारण
कारण टनल वाले हादसे से वो भी बच गया, पर इससे उसे कोई मतलब नहीं था। वो अपने बच्चे पर चिल्ला रहा था, जिसे टो ट्रक वाली चिल्लाते हुए समझाती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि लोग वहाँ मर रहे हैं और तुम अपने बच्चे पर चिल्ला रहे हो? खुद को देखो कि तुम और तुम्हारा बच्चा उस हादसे से बच गया है, तो इस बात का तुम शुक्र मनाओ। तब उस आदमी को अपने बच्चे और अपनी जान की कीमत पता चलती है। वहीं इग्रिड टनल वाले न्यूज में अचानक एलिस को देख लेती है और फिर वो घबराते हुए तुरंत स्टीन को खबर करती है कि एलिस टनल के अंदर है और वो उस बस का नाम भी बताती है जिसके बाहर एलिस खड़ी थी। ये सुनते ही स्टीन का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसने अंदर का हालात देखे थे। उसे चिंता होने लगी कि उसकी बेटी किस हालत में होगी। अब वो यहाँ नहीं रुक सकता, एक गाड़ी लेके अंदर चला जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे वो बस मिल जाती है, पर वहाँ वो अपनी बेटी को नहीं पाता। पर एलिस को पता था कि उसके पिता उसे ढूंढते हुए जरूर आएंगे, इसलिए उसने बस पर एक मैसेज छोड़ रखा था कि वो टेक्निकल रूम में जा रहे हैं। वहीं एड्रिया के पास टनल से एक अनजान कॉल आता है। ये उन बच्चियों का कॉल था जो अपनी माँ से बिछड़ गई थी। वो रोते हुए एड्रिया से कह रही थी कि हम अकेले हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप हमारी माँ से बात करवा सकती हैं? उनकी बातें सुन एड्रिया की आंख में आंसू भर आते हैं। उस अंधेरे टनल में उन मासूम बच्चों पर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर उन्हें हिम्मत देती है कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा और न ही तुम्हें। मैं जल्द ही तुम्हारे पास किसी को भेज रही हूँ, तब तक तुम आसपास की किसी गाड़ी पर बैठे रहो। एड्रिया को उनकी बातों से अपने बच्चे की याद आ गई थी और फिर उन्हें बचाने के लिए टनल पर जितने भी फोन थे उन सब में ट्राई करने लगती है। अगर कोई मिल जाए तो वो उसे उन बच्चों के पास भेजे। वहीं इग्रिड को स्टीन और एलिस की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसी टनल के पास आ जाती है जहाँ स्टीन की टीम रेस्क्यू का काम कर रही थी। उसे ईवर से पता चलता है कि स्टीन एलिस को ढूंढने अंदर गया है। ईवर भी उसके साथ जाना चाहता था, पर उसके पिता ने उसे रोक रखा है। इधर टनल के अंदर हमें उन दोनों बच्चियों की माँ को दिखाया जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी और वो बुरी तरह से अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी। उसे अपनी बेटियां तो नहीं मिलती, पर उसकी गाड़ी मिलती है। थोड़ी देर बाद वो औरत जख्मी हालत में टनल से बाहर आती है। वो होश में नहीं थी। वो अपनी दोनों बेटियों का नाम लेके चिल्ला रही थी, जिसे रेस्क्यू टीम वाले और इग्रिड संभालती है। इधर जिस रूम में एलिस बस यात्रियों के साथ रुकी थी, वहाँ भी काफी धुआं भर गया था। लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, इसलिए कुछ लोग ये सोचकर वहाँ से चले जाते हैं कि यहाँ रहें तो धुएं की वजह से मारे जाएंगे, और कुछ लोग एलिस के साथ वहीं रुकते हैं। एलिस उन्हें अंदर एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ धुआं कम हो। जब उसके पिता उसे ढूंढते हुए वहाँ आते हैं, तब वो वहाँ नहीं थे। केवल एक आदमी था जिसकी जान चली गई थी। उसके पिता उसे और अंदर ढूंढने की कोशिश करता है। तब उसे एलिस एक अंधेरी जगह में बैठी हुई दिखती है। उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी। अपने पिता को देखकर गले से लगा लेती है। उसके साथ और 5 लोग थे जिन्हें स्टीन ऑक्सीजन मास्क पहनाकर बाहर निकालता है और अपनी टीम को खबर करता है कि एलिस उन्हें मिल गई है। उनके साथ 5 और सर्वाइवर है, जिसे सुनकर उसकी टीम और इग्रिड को राहत मिलती है और ये खबर कि स्टीन टनल में अकेले रेस्क्यू कर रहा है ट्रैफिक कंट्रोलर एड्रिया के पास पहुंचती है। फिर एड्रिया तुरंत स्टीन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। उसे उन दोनों बच्चियों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। फाइनली उसका कनेक्ट स्टीन से होता है और वो उसे उन बच्चियों के बारे में बताती है कि वो कहीं आस पास ही है। मैंने उन्हें गाड़ी में बैठने कहा था, दोनों बिल्कुल अकेली है, उन्हें ढूंढने की कोशिश करिए। ये सुनते ही स्टीन राफा को पूछता है कि क्या तुम गाड़ी चला लोगे, और फिर अपनी बेटी से कहता है कि तुम इनके साथ बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिसे सुन उसकी बेटी घबरा जाती है और वो भी उसके साथ रुकने का जिद करने लगती है, पर वो उन्हें जाने कहकर बच्चियों को ढूंढने चला जाता है। एलिस इस तरह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो भी गाड़ी से उतर जाती है। राफा बाकी लोगों को लेकर टनल से बाहर निकलता है। टनल से स्टीन की गाड़ी बाहर आते देख इग्रिड और उन दोनों बच्चियों की माँ अपने अपने परिवार को ढूंढने लगते हैं, पर उनमें से इस गाड़ी में कोई नहीं था। राफा उन्हें बताता है कि स्टीन 2 बच्चियों को ढूंढने गया है और एलिस उसके पीछे गई है। ये सुनते ही इग्रिड की चिंता और बढ़ने लगी। इधर टनल के अंदर स्टीन दोनों बच्चियों को ढूंढ रहा था। धुआं और अंधेरी की वजह से
उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा था। वो हर एक गाड़ी को चेक करने लगा जहाँ उसने कई लोगों को खत्म होते हुए देखा। उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा था। तभी उसे एक हरे कलर का गाड़ी मिलता है जिसके अंदर वो दोनों बच्चियां थी। उनकी भी हालत धुएं की वजह से बहुत खराब हो गई थी। स्टीन तुरंत दोनों को ऑक्सीजन मास्क पहनाता है और उन्हें लेकर वहाँ से निकलने लगता है, पर वो चल नहीं पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ ढूंढते हुए एलिस आती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, पर वो बिल्कुल भी चलने के हालात में नहीं था। तभी वो देखती है कि उसका कनेक्ट रेस्क्यू टीम के साथ है। वो तुरंत उन्हें खबर करती है कि उसे मदद चाहिए। ये सब इग्रिड भी सुन रही थी। वो उनकी मदद करने के लिए अंदर जाने का फैसला करती है। उसके साथ ईवर और कर्ट भी जाने के लिए तैयार होते हैं। ईवर के पिता उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर ईवर उसकी बात नहीं सुनता और फिर तीनों टनल के अंदर चले जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। काफी अंदर आने के बाद वो उन्हें दिखते हैं। धुआं और आग की गर्मी की वजह से उन चारों की सांसें धीमी हो गई थी। स्टीन बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था, जिसे ईवर उठाकर गाड़ी तक लाने की कोशिश करता है। तभी टनल में लगा फैन उनके ऊपर गिर गया। दोनों के दोनों उसमें दब गए, जिसे एलिस और कर्ट ढूंढकर बाहर निकालते हैं। स्टीन तो ठीक था, पर ईवर नहीं बच पाया, जिसका पिता टनल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। ये देख स्टीन चिल्लाते हुए उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसे एलिस और कर्ट संभालते हुए गाड़ी पर चढ़ाते हैं और ईवर को वही छोड़कर दुखी मन से टनल के बाहर आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इस सब से स्टीन को ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि ईवर उसका एक अच्छा दोस्त था। उसने हमेशा उसका साथ दिया। उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। ईवर के पिता जो उसका इंतजार कर रहा था, उसके ऊपर क्या बीती होगी। ईवर के अलावा उसका और कोई नहीं था। स्टीन उसके पिता को गले से लगा लेता है। वहीं एड्रिया, जो उन बच्चियों के लिए बहुत चिंतित थी, उनकी सुरक्षा का विनती कर रही थी। उसे पता चलता है कि वो टनल से बाहर आ गए हैं, तो वो उन बच्चियों से बात करती है। उन बच्चियों के आवाज सुनकर एड्रिया के आंख से आंसू आ जाते हैं और ये कहीं न कहीं उन बच्चों की समझदारी थी कि वो सही सलामत बाहर निकल आए। अगर वो एड्रिया को कॉल नहीं करते तो उसे पता ही नहीं चलता कि अंदर दो बच्चियां अकेली है। वहीं जिस पॉलीथीन की वजह से ये हादसा हुआ था, वो टनल के बाहर उड़ रहा था। अगर किसी ने उस पॉलीथीन को टनल के अंदर फेंका ही नहीं होता तो ना ही एक्सीडेंट होता और ना ही इतना बड़ा हादसा होता और न ही लोग मरते। इस हादसे की वजह से क्रिसमस के दौरान कई लोगों के परिवार बिखर गए और जो इस हादसे में बचे अपनी परिवार की अहमियत समझी। इंसान चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो, प्रकृति के सामने बहुत छोटा है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों, ये फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।